हेलो फ्रेंड, एसपी एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं बिजनेस इकोनॉमिक्स की बात करने वाले हैं। अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हम लोगों की जो 4 नंबर की क्लास रहने वाली है, ये मतलब 4th नंबर की क्लास हम लोगों की रहने वाली है। और ये जो टॉपिक है हम लोगों को अगर हम लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों का जो काम आने वाला है तो बीकॉम सेकंड सेमेस्टर में भी काम आने वाला है और इंटरमीडिएट के जो स्टूडेंट होते हैं उनमें भी ये सिलेबस जो है अर्थशास्त्र का अगर हम लोग बात करते हैं तो अभी कुछ दिनों पहले मतलब कि कल ही, हाँ ठीक है, 20 तारीख को यूपी बोर्ड का रिजल्ट आया हुआ है। उसमें आप लोग देखिए कि अच्छी तरीके से इकोनॉमिक्स को पढ़ाया हुआ है और जो क्वेश्चन पढ़ाए थे वही क्वेश्चन आए भी हैं और अच्छे नंबर आए हैं बच्चों के। तो बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग एसपी एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे में हम लोगों का जो परिवार है और भी बड़ा हो सके। बात करते हैं व्यावसायिक अर्थशास्त्र की और आज का जो टॉपिक रहने वाला है उसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं मांग को। हम लोगों ने पिछली क्लास में अच्छी तरीके से कवर अप किया था मांग के बारे में कि मांग क्या है, मांग के प्रकार क्या है। ठीक है, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे कि मांग की लोच क्या है। मांग के नियम के बारे में भी मैंने आप लोगों को पिछली क्लास में बता दिया था। आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मांग की लोच के और इनके जो एमसीक्यू हैं, इनके एमसीक्यू मैं आप लोगों को अगली क्लास में कराऊंगा। मांग के और मांग की नियम के, मांग की लोच के सारे एमसीक्यू एक साथ में कराएंगे। लगभग में 50 से 100 एमसीक्यू आप लोगों को देखने को मिलेंगे। हम लोग बात करते हैं तो हम लोगों का यही टारगेट है कि हम लोगों को एमसीक्यू में तैयारी करनी है। कुछ अगर हम लोग बात करते हैं पेपरों में एमसीक्यू टाइप पूछे जाते हैं, तो कुछ यूनिवर्सिटी में एमसीक्यू टाइप पेपर रहता है और कुछ यूनिवर्सिटी में लिखित टाइप का अगर पेपर रहता है तो भी बच्चे कर ले जाएंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो आज की क्लास में हम लोग बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले हम लोग बात करेंगे मांग की लोच के बारे में कि मांग की लोच क्या है। मांग की लोच जिसे हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड कहेंगे और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का यहाँ पर मतलब क्या है इसके बारे में अच्छी तरीके से जानेंगे। और फिर उसके बाद इनके एमसीक्यू जो हैं उनमें कैसे क्वेश्चन पूछे गए हैं और कैसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उनके बारे में भी हम लोग चर्चा करने वाले हैं। तो बिना समय गवाए अपनी क्लास को शुरू करते हैं और सबसे पहले लिखा हुआ है कि मांग की लोच का अर्थ अगर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर अर्थ लिखा हुआ है। अर्थ में लिखा हुआ है कि किसी वस्तु की मांग उस वस्तु की कीमत के साथ परिवर्तित होती है। बिल्कुल सी बात है। अगर हम लोग बात करते हैं आज आइसक्रीम अगर 1 रुपये की है, ठीक है, अगर आइसक्रीम आज 1 रुपये की है तो आप ज़्यादा डिमांड करेंगे, आपकी मांग जो है ज़्यादा होगी। और अगर आइसक्रीम के रेट अगर 10 रुपये हो जाते हैं तो आपकी मांग अपेक्षाकृत जो आप लोग पहले ज़्यादा मांगते थे अब अपेक्षाकृत आप कम मांगेंगे। तो मतलब कीमत के बढ़ने पर मांग कम हो जाती है या मांग परिवर्तित तो होती है, चाहे कम हो चाहे ज़्यादा हो। तो मांग परिवर्तित होती है। किंतु यहाँ पर लिखा हुआ है कि सभी स्थितियों में मांग के परिवर्तन की मात्रा एक समान नहीं होती है। मतलब ये तो मालूम है कि हो सकता है धनात्मक भी हो सकता है, ऋणात्मक भी हो सकता है, लेकिन ये बात निश्चित नहीं है कि ये जो परिवर्तन है एक समान ही हो। कहीं अगर ज़्यादा होता है तो कहीं कम भी होता है। मतलब कि परिवर्तन होता है, ये बात निश्चित है कि बच्चे जो लोग कहते हैं कि अगर वस्तु के रेट बढ़ते हैं तो मांग कम होती है, जरूर होती है, लेकिन सभी वस्तुओं में ऐसा नहीं होता है। कुछ में ज़्यादा होता है, कुछ में कम होता है, कुछ में और भी कम होता है। तो इस प्रकार से होता है, परिवर्तन तो होता है लेकिन एक समान नहीं होता है। ठीक है, अब अगर हम लोग बात करते हैं कि मांग का नियम यह नहीं बताता है, जो हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था मांग के नियम के बारे में। मांग का नियम हमें यह नहीं बताता है कि किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कितना परिवर्तन होगा। मतलब कि बस देखो, मांग का नियम हमें ये तो बता देता है कि अगर वस्तु के रेट बढ़ते हैं तो मांग कम हो जाएगी और अगर वस्तु के रेट कम होते हैं तो मांग बढ़ जाएगी। ये मांग का नियम तो हमें बताता है, धनात्मक ऋणात्मक की बात तो करता है, लेकिन मांग का नियम हमें यह नहीं बताता है कि कि इसमें कितना परिवर्तन होगा। क्योंकि मांग का नियम केवल एक गुणात्मक कथन है। तो यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछा गया था कि मांग का नियम कैसा कथन है, तो याद रखिए कि मांग का नियम जो है मैंने पिछली क्लास में भी आप लोगों को बताया था और यहाँ पर भी बता रहे हैं कि मांग का नियम एक गुणात्मक कथन है। ठीक है, गुणात्मक कथन है। और मांग की लोच के बारे में बात करते हैं कि मांग की लोच अर्थशास्त्रियों के द्वारा मांग के नियम को
परिणात्मक कथन कौन सा कथन है? तो इसमें याद रखिए कौन सा कथन है? परिणात्मक कथन है। ठीक है, कौन सा कथन है? तो परिणात्मक कथन है। परिणात्मक कथन है के रूप में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार से इसको समझेंगे। इनके जो है एग्जाम्पल भी हम लोग देखेंगे। तो अगर हम लोग बात करते हैं मांग की लोच के बारे में, मांग की लोच अगर हम लोग पूछा जाता है क्वेश्चन में, अगर इनके फॉर्मूले भी पूछे जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग वो भी बताएंगे। तो मांग की लोच, मांग की जो लोच है, अगर हम लोग बात करते हैं मांग की लोच, तो इसका फॉर्मूला है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? तो कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक सॉरी एक सेकेंड, कीमत में आनुपातिक परिवर्तन। तो इस प्रकार से हम लोग मांग की लोच निकालने के लिए हम लोग इस फॉर्मूले का यूज कर सकते हैं। हो सकता है आप लोगों से एग्जाम में मल्टीपल चॉइस में फॉर्मूला ही पूछा जा सकता है। इसे हम लोग ईडी से इंडिकेट करते हैं, इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ठीक है, ईडी। ठीक है, ई अगर हम लोग बड़ी बनाएंगे तो उसके नीचे हम लोग ई इस प्रकार से और डी ईडी। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग मांग की लोच के बारे में, अगर हम क्वेश्चन की बात करते हैं कि क्वेश्चन किस प्रकार से पूछे जाएंगे, तो वो भी मैं आप लोगों को बताता ही हो चलता हूँ साथ में कि गुणात्मक कथन है, परिणात्मक कथन है। अगर हम लोग एग्जाम्पल की बात करते हैं तो यहाँ पर हम लोगों को ये समझ में आ गया है कि मांग की लोच का मतलब क्या है। मांग की लोच का मतलब यहाँ पर ये है कि अगर वस्तु के मूल्य में कमी होती है, अगर मांग में आनुपातिक परिवर्तन होता है, मांग में देखिए कमी या ज़्यादा होता है, मांग अगर कम होती है तो क्यों कम हुई, तो उसमें हम लोग देखते हैं कि जैसे मान लो कि पहले मांग थी 10 यूनिट की, अब मांग है हमारी 5 यूनिट की, तो अब इसमें मांग में आनुपातिक परिवर्तन कितना हुआ है? 5 का। ठीक है, और कीमत में कितना परिवर्तन हुआ है? तो पहले तो मांग, जब ये मांग है, ठीक है, यहाँ पर ये डिमांड है और यहाँ पर अब न्यू डिमांड ये है। लेकिन जब 10 यूनिट हम मांगते थे तब रुपए कितने थे? तब अगर कीमत की बात करते हैं तो वस्तु की कीमत थी 50 रुपए। ठीक है, लेकिन अब वस्तु की कीमत बढ़कर कितनी हो गई है? 100 रुपए। तो सिंपल सी बात है कि जब वस्तु महंगी होती है तब व्यक्ति कम खरीदता है, तो कम खरीदेगा तो उसकी कम मांग होगी। और वस्तु के रेट अगर 50 रुपए हैं, मतलब की कीमत कम है, तो व्यक्ति ने 10 यूनिट खरीदते हैं। तो सिंपल सी बात है, जब कोई चीज के रेट अगर बढ़ते हैं तो व्यक्ति कम खरीदता है। और जब वस्तु के रेट, जैसे कोई वस्तु के रेट हैं, सब्जियों में हम लोग देखते हैं जब सब्जी महंगी होती है तो हम लोग उसको कम खरीदते हैं, कम यूज करते हैं, और जैसे ही सब्जियां सस्ती होती हैं तो उनको हम लोग ज़्यादा मात्रा में खरीदते हैं। कोई वस्तु अगर बात करें, सब्जियां जब नई नई आती हैं मार्केट में, नई नई सब्जियां जब आती हैं तो हम लोग महंगी होती हैं, तो उसमें महंगी होती हैं तो सभी उसकी मांग कम होती है। और जब जो वस्तु है, जो सब्जियां हैं मार्केट में उपलब्ध हो जाती हैं, सही तरीके से उनकी पूर्ति हो जाती है, सप्लाई अच्छी तरीके से होने लगती है, तो उनके रेट कम होते हैं और कम होने पर वस्तुओं की मांग बढ़ जाती है। वस्तुओं की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। लेकिन कुछ वस्तुओं में ऐसा नहीं होता। ठीक है, उनकी भी बात हम लोग करेंगे क्योंकि वो कौन सी वस्तुएं होती हैं। ठीक है, लेकिन फिलहाल मैंने जो आप लोगों को बताया है कि अगर वस्तु, देखो सिंपल सी बात है कि मांग का नियम क्या है और मांग की लोच क्या है, दोनों में अंतर है, क्योंकि ये गुणात्मक कथन है और मांग की लोच एक परिणात्मक कथन है। ठीक है, और मांग की लोच का अगर फॉर्मूला पूछा जाता है तो इस प्रकार से बताइए। और ये जो पीडीएफ है, अगर आप लोग पीडीएफ की बात करते हैं तो ये पीडीएफ जो है आप लोगों को क्लास 1 से लेकर और क्लास 5 तक की पीडीएफ आप लोगों को एक साथ मिल जाएगी मिनिमम चार्जेस पर आप लोगों को ये पीडीएफ जो है आप लोगों को मिल जाएंगी। मैं आप लोगों को टेलीग्राम, मतलब कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, उसमें आप लोग जाके परचेज कर सकते हैं। ठीक है,
यहाँ पर हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं। और आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अपने हैंड रिटन नोट बनाना चाहते हैं तो वो भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं और आगे बढ़ते हैं कि मांग की श्रेणियों के बारे में यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आप बताइए कि मांग की श्रेणियों को यहाँ पर 5 श्रेणियों में बांटा जाता है, ठीक है। तो कीमत के परिवर्तन के फलस्वरूप होने वाली मांग की प्रतिक्रियात्मकता के आधार पर मांग की लोच को हम लोग 5 श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। सबसे पहली श्रेणी कौन सी है? सबसे पहला इसमें उन्होंने बांट रखा है सापेक्ष लोचदार मांग। इसे इंग्लिश में कहते हैं रिलेटिविटी इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ये इसका हमने एक जो चित्र है वो भी आप लोगों के लिए बनाया हुआ है। यहाँ पर हम लोग नहीं बनाएंगे, लेकिन मैंने अगर बनाते हैं तो समय ज़्यादा लगता है, तो यहाँ पर पहले ही हमने ये चित्र बना के रखा है। बात करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब, यहाँ पर ध्यान से पढ़ना ये, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट को ध्यान से पढ़ना ही होगा। अर्थशास्त्र में सबसे अगर हम कठिन टॉपिक मांगते हैं तो इन्हीं को मांगते हैं, ठीक है। और भी होते हैं कठिन, और भी चीज़ें हैं, लेकिन अर्थशास्त्र एक अच्छा सब्जेक्ट है, उसको आप लोग अच्छे ध्यान से पढ़िए, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के फलस्वरूप उसकी मांग में अधिक अनुपातिक परिवर्तन हो जाता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षित लोचदार मांग कहते हैं। मतलब इन्होंने ये लिखा हुआ है कि यहाँ पर देखो, इस चित्र में देखो, यहाँ पर एक यहाँ पर चित्र लिखा हुआ है, ओ और एक्स एक लाइन हम लोगों ने खींची है, वो है मांग की मात्रा। यहाँ पर जो लाइन खींची है वो है मांग की मात्रा, और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो वो है ओ और वाई है, तो वही है हम लोगों की कीमत है। अब यहाँ पर ध्यान से देखिए आप लोग कि पहले कीमत कितनी थी। यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो कि पहले कीमत थी सी का मतलब यहाँ पर मान लीजिए कि सी का मतलब यहाँ पर मान लीजिए आप लोग 10 रुपए, ठीक है। पहले कीमत कितनी थी, ऐसे मान लीजिए 10 रुपए। पहले कीमत कितनी थी, 10 रुपए। और अब न्यू कीमत कितनी हो गई है, तो अब एफ बिंदु पर लिखी हुई है, तो एफ बिंदु पर लिखी हुई है 5 रुपए, ठीक है। अब यहाँ पर 10 रुपए की वस्तु है पहले, तब मांग हमारी थी ए। मांग की मात्रा कितनी थी, ए होती। ए का मतलब यहाँ पर लिखा हुआ है, तब हम यूनिट मांगते थे, यहाँ पर हम तब यूनिट मांगते थे कितने, 50 यूनिट मांगते थे, ठीक है। ऐसे पर समझ में आएगा आप लोगों को। और जैसे ही वस्तु के रेट 10 रुपए से घट के कितने हो गए, यहाँ पर 5 रुपए हो गए, तो हमारी जो डिमांड है वो बढ़ गई। यहाँ पर जाके कितने यूनिट हमने मांगने लगे, हम 100 यूनिट मांगने लगे। तो ये एग्जाम्पल मैं आप लोगों के लिए ले रहा हूँ क्वेश्चन में, ठीक है। ये है नहीं है, इस प्रकार से हम लोग ऐसी वर्बली आप लोगों को समझाने के लिए ये मैंने वैल्यू ली है। यहाँ पर ध्यान से देखिए कि पहले वस्तु के रेट थे सी और घटकर कितने हो गए, एफ हो गए। मतलब कि 10 रुपए की वस्तु अब 5 रुपए की हो गई। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से कि वस्तु के रेट घट गए, कीमत उसकी घट गई, और कीमत घटने पर डिमांड जो है, मांग की मात्रा, डिमांड देखिए यहाँ पर बढ़ गई है। यहाँ पर देखिए यहाँ से सीधी डिमांड बढ़ गई है। कीमत में कम परिवर्तन हुआ है, इस बॉक्स में देखिए यहाँ पर कम परिवर्तन हुआ है, लेकिन मांग में ज्यादा परिवर्तन हुआ है। मांग की मात्रा ज्यादा है। एरो देखिए, इसका एरो थोड़ा सा छोटा है, इसमें मतलब कम परिवर्तन हुआ है। लेकिन यहाँ पर मांग देखिए 50 यूनिट से सीधे कितनी यूनिट हुई है, 100 यूनिट मांग बढ़ी है। तो यहाँ पर जो इन बिंदुओं को होते हुए एक लाइन खींचेगी वो है हमारी डिमांड कर्व, डिमांड लाइन है, ठीक है। तो ये हमारा P है और ये हमारी Q है। तो यहाँ पर बात करते हैं तो E ग्रेटर देन 1 से, मतलब कि इकाई से अधिक है। मतलब कि इसमें जो है इलास्टिसिटी इकाई से अधिक है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं इस प्रकार से। तो सापेक्षित लोचदार मांग उसे कहते हैं, सापेक्षित लोचदार मांग उसे कहते हैं। अच्छी तरीके से समझ में आया होगा आप लोगों को। अगर नहीं भी आता है तो आप लोग कमेंट कीजिए, हम आपको फिर से समझाएंगे, क्योंकि ये टॉपिक जो है ये कठिन मानते हैं हम। आप लोगों को पता नहीं कि आप लोग कठिन मानते हैं या सरल मानते हैं। आप लोगों को एक बार में समझ में आ जाता है, दोबारा देखिए, दोबारा में समझ में नहीं आता है तो आप लोग बताइए, अच्छी तरीके से हम आपको सॉल्व करेंगे। यहाँ पर दोबारा समझ लीजिए कि यहाँ पर इलास्टिसिटी जो है उससे एक यूनिट से ज़्यादा है। तो यहाँ पर एक इकाई से ज़्यादा है, तो इसीलिए यहाँ पर ये साइन हम लोग बनाएंगे इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 से। तो इसका जो साइन है इसे हम लोग कहते हैं सापेक्षित लोचदार मांग। अब यहाँ पर हम लोग एक क्वेश्चन की भी बात करेंगे।
क्योंकि टॉपिक मानते हैं, यहाँ पर ये बात लिखी हुई है, ठीक है। यहाँ पर मैंने यहाँ पर ये लिख दिया है, ठीक है। अब हम लोग एक क्वेश्चन की बात करते हैं। अब एक क्वेश्चन लिखा हुआ है कि वस्तु की कीमत लिखी हुई है, वस्तु की कीमत लिखी हुई है एक साइड में, ठीक है, और एक साइड में लिखी हुई है वस्तु की मांग। आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा, वस्तु की मांग, ठीक है। अब यहां पर पहले वस्तु की कीमत जो थी वो थी 5 रुपए। इसको हम लोग मान लेते हैं P1 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? P1, मतलब कि प्राइस जो है ये 1 है। और अब वस्तु के रेट जो नए रेट हैं वो हैं 4 रुपए। इसको मान लेते हैं P2। जब वस्तु के रेट कितने थे, जब वस्तु की कीमत कितनी थी 5 रुपए, तब वस्तु की जो मांग है वो थी 10 यूनिट की। 10 यूनिट का मतलब यहाँ पर इसको हम Q1 मान लेते हैं, Q1, ठीक है। और जब वस्तु के रेट 4 रुपए हो गए, मतलब कि 5 रुपए की वस्तु थी, तब उसको हम डिमांड करते थे 10 यूनिट की। लेकिन जैसे ही वस्तु के रेट घट गए, यहाँ पर देखिए घट गए रेट, और घटने से हमने सीधी डिमांड हमारी बढ़ गई और 10 यूनिट की जगह पर अब हम कितने यूनिट मांगने लगे? 15 यूनिट मांगने लगे। तो ये हमारी है Q2। अब इसको हम लोग हल करेंगे। यहाँ पर पूछा गया है कि कीमत लोच ज्ञात कीजिए। यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि कीमत लोच ज्ञात कीजिए, कीमत लोच ज्ञात कीजिए। तो इसका सही आंसर आप लोगों को कैसे करेंगे, इसको मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताऊंगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आता है तो आप लोग बताइएगा। यहाँ पर अगर हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं तो E बराबर हम लोग लिख देते हैं। E बराबर यहाँ पर लिखता है कि मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, मांग में आनुपातिक परिवर्तन, और डिवाइड करेंगे हम लोग किससे? कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, कीमत में आनुपातिक कीमत में आनुपातिक परिवर्तन, ठीक है। अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, क्योंकि यही मैंने आप लोगों को ऊपर क्वेश्चन में फॉर्मूला में बताया है कि मांग में अनुपातिक परिवर्तन, और बटे में हम लोग लिखेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कीमत में अनुपातिक परिवर्तन। अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है इलास्टिसिटी, और इलास्टिसिटी की अगर हम लोग बात करते हैं तो मांग, अगर हम लोग फॉर्मूला का यूज करते हैं, यहाँ पर लिखते हैं, तो यहाँ पर इसको हम लोग डेल्टा से यूज करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग डेल्टा से यूज करेंगे। इतना आप लोगों से गहराई में हो सकता है क्वेश्चन ना पूछा जाए, और हो सकता है पूछा भी जा सकता है। तो डेल्टा Q और डिवाइड करेंगे हम लोग Q1 से, ठीक है। डिवाइड करेंगे किससे? Q1 से, और यहाँ पर लिखेंगे डेल्टा P, ठीक है, क्योंकि कीमत है, और इसको डिवाइड करेंगे P1 से। तो यहाँ पर हम लोग अगर हल करते हैं इसको, तो यहाँ पर Q कितना है? तो Q की अगर हम लोग मात्रा देखते हैं तो पहले थी 10 यूनिट और अब हो गई है 15 यूनिट। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर Q जो है वो 5 है। कितना है? 5 है, ठीक है। और इसको अगर हम लोग Q1, पुराना Q अगर देखते हैं तो पुराने अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ पर Q1 है, ये Q1 है, तो इसको हम लोग 10 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। और यहाँ पर कितना है? P कितना है? तो प्राइस में कितना परिवर्तन हुआ है? -1 का, क्योंकि -1 इसलिए हुआ है कि पहले रेट थे 5 रुपए और अब हो गए हैं 4 रुपए, तो 1 रुपए कम हुआ है, तो यहाँ पर इसीलिए यहाँ पर -1 लिखा हुआ है। और यहाँ पर पुराने रेट P1 कितना है? तो P1 था 5 रुपए, ठीक है। अब हम लोग इसको इससे हल करेंगे। अब अगर हल की बात आती है तो यहाँ पर 5/10 लिखा हुआ है, 5/10 लिखा हुआ है। और इसकी अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पर 1/1 कितना लिखा हुआ है? तो इसको हम लोग अगर डिवाइड कर देते हैं, डिवाइड करने से ये जो है वैल्यू पलट जाएगी, 5 ऊपर पहुँच जाएंगे और 1 जो है वो नीचे आ जाएगा। तो याद रखिए कि 1 जो है वो माइनस का है, ठीक है। अब हम लोग इसको अगर हल करते हैं तो ये उनका ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा और इसको हम लोग नीचे कर देंगे। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो 2.5 जो है वो माइनस का है। तो यहाँ पर जो लिखा हुआ है, यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं तो ऋणात्मक चिन्ह जो है वो कीमत को इंडिकेट करता है, क्योंकि यहाँ पर जो है वो माइनस में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ पर पहले से ही माइनस लगा हुआ है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर मैं अलग भाव से बना देता हूँ।
यहाँ पर जो साइन यूज हुआ है ये माइनस का है, ठीक है। अब अगर हम लोग लिखते हैं तो यहाँ पर ऋणात्मक जो चिन्ह है यहाँ पर लिख देते हैं कि ऋणात्मक चिन्ह कीमत और मांग, ऋणात्मक चिन्ह कीमत और मांग के ऋणात्मक संबंध को सूचित करता है, ऋणात्मक संबंध को सूचित करता है। तो इसीलिए ये देखिए कि माइनस में अगर है तो 1 रुपए से कम है, 1 यूनिट से कम है, 1 इकाई से कम है, तो इसीलिए E ग्रेटर देन 1 होता है यहाँ पर। इसीलिए ये जो है यहाँ पर जो है ध्यान से देखिए कि यहाँ पर कीमत में 1 रुपए का परिवर्तन हुआ है -1, और यहाँ पर देखिए तो 5 यूनिट प्लस में हुए हैं, 5 यूनिट हमारे प्लस में हैं। तो ये देखिए यहाँ पर, तो इसीलिए यहाँ पर ई इलास्टिसिटी ग्रेटर देन 1 होता है। इसीलिए ये मैंने जो बताया है आप लोगों को अच्छी तरीके से समझाने के लिए, ये मैंने एक क्वेश्चन भी आप लोगों के लिए बता दिया, इससे आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ सके, ठीक है। अगर हम लोग यहाँ पर बात करते हैं तो यहाँ पर रख के ले लीजिए कि पहले थे कीमत कितनी थी, पहले थी 5 रुपये, अब हो गई यहाँ पर 4 रुपये, तो यहाँ पर कीमत घट गई, लेकिन जो मात्रा है पहले यूनिट थे 10 रुपये और 10 यूनिट मांगते थे, अब हमारे यूनिट हैं, अब हम 15 को मांगते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग बात कर सकते हैं। अब दूसरा जो टाइप लिखा हुआ है, अगर हम लोग बात करते हैं दूसरे टाइप की लिखी हुई है, तो इसमें हम लोग सिर्फ समझेंगे, इसमें हम लोग क्वेश्चन नहीं करेंगे, क्योंकि इसी प्रकार से सभी जो हैं उनको हम लोगों को समझ में आ जाएगा। अब दूसरे जो लिखा हुआ है कि सापेक्षित बेलोचदार मांग, अब इसमें के बारे में क्या है, इसके बारे में भी पढ़ते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के फलस्वरूप उसकी मांग में कम अनुपातिक परिवर्तन होता है, तो ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षित बेलोच मांग कहते हैं। तो ऐसी वस्तु की मांग को सापेक्षित बेलोच मांग कहते हैं। तो अगर हम लोग बात करते हैं कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है लेकिन उसकी मांग में कम परिवर्तन होता है, जहां पर देखो ध्यान से कि कीमत में तो परिवर्तन इतना हो रहा है लेकिन मांग में बिल्कुल कम परिवर्तन होता है, तो इसे हम लोग सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि इसमें जो परिवर्तन होता है, इसमें परिवर्तन नाम मात्र का होता है, मांग में कम परिवर्तन होता है कीमत की अपेक्षा, तो इसे हम लोग बेलोचदार मांग कहते हैं। इसीलिए इसे कहते हैं इलास्टिसिटी लेस देन, 1 इकाई से कम होती है, तो इलास्टिसिटी जो होती है वो इकाई से कम होती है, तो यहाँ पर इसीलिए इसे सापेक्षित बेलोचदार मांग कहते हैं, ठीक है। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, जैसे मान लो कि यहाँ पर पहले रेट थे, वस्तु के जो रेट थे पहले थे 10 रुपये, ठीक है, और अब नए रेट जो है वो हैं 2 रुपये। अगर 10 रुपये की वस्तु पहले थी तो पहले डिमांड कितनी थी, तो पहले जो डिमांड थी वो थी 4 यूनिट की, और अब 10 रुपये से घट के वस्तु के रेट हो गए हैं 2 रुपये पर, तो डिमांड बढ़नी चाहिए थी, ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन इसमें जो परिवर्तन हुआ है वो कितने का हुआ है, पहले थे 4 यूनिट मांगते थे, अब हम 5 यूनिट मांगने लगे। तो इसमें जो है देखो कीमत में तो ज़्यादा परिवर्तन हो रहा है लेकिन मांग में कम परिवर्तन हो रहा है, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, सापेक्षित बेलोचदार मांग कहेंगे। तो उसे सापेक्षित बेलोचदार मांग कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट अगर हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट पॉइंट की, क्योंकि इसमें हम लोग एग्जाम्पल की बात नहीं करेंगे, अगर हम लोग बात करते हैं तीसरे नंबर की, और तीसरे नंबर पे लिखा हुआ है कि इकाई लोचदार मांग, क्योंकि ये चैप्टर जो है ये काफ़ी बड़ा चैप्टर रहने वाला है, इसमें हम लोग पढ़ेंगे आगे।
अगर हम लोग बात करते हैं इसमें पढ़ने की, तो इसमें अभी हम लोग पढ़ेंगे कि लोच को मापने की रीतियाँ कितनी होती हैं। ठीक है, कि इसमें जो रीतियाँ होती हैं उसे कहते हैं प्रतिशत या आनुपातिक रीति। 3 रीतियाँ होती हैं, ज्यामिति या बिंदु रेखीय रीति, और नेक्स्ट होती है कुल व्यय रीति। उनके बारे में भी हम लोगों को डिटेल में पढ़ना है। जो भी पढ़ाएंगे आप लोगों को डिटेल में पढ़ाएंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि कुछ बातें ली कुछ बातें छोड़ दी, ऐसा नहीं होगा। पूरा पढ़ाएंगे तो डिटेल में पढ़ाएंगे, जिससे आप लोग क्वेश्चन भी कर सकें, आराम से अच्छी तरीके से कर सकें। अगर हम लोग नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, और अब है हम लोगों का इकाई लोचदार मांग। इकाई लोचदार मांग, इसमें लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु की कीमत में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप उसकी मांग में भी उसी अनुपात में परिवर्तन होता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को इकाई लोचदार मांग कहते हैं। जैसे यहाँ पर बात करते हैं कि जितना परिवर्तन कीमत में होता है, जितना परिवर्तन कीमत में होता है, कीमत में होता है, उतना ही परिवर्तन मांग में होता है, उतना ही परिवर्तन मांग में होता है। ठीक है, तो जितना परिवर्तन कीमत में होता है उतना ही परिवर्तन मांग में होता है, तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, तो इसे हम लोग इकाई लोचदार मांग कहते हैं। तो इसे हम लोग क्या कहते हैं, इकाई लोचदार मांग कहते हैं। अब यहाँ पर ध्यान से देखो कि कीमत में जितना परिवर्तन होता है ठीक उतना ही परिवर्तन मांग में भी होता है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि इलास्टिसिटी बराबर 1 के लिखा हुआ है, मतलब कि इसे यहाँ पर इकाई लोचदार मांग हम लोग कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं और नेक्स्ट जो मांग की बात करते हैं वो है हम लोगों की पूर्णतः बेलोचदार मांग। पूर्णतः बेलोचदार मांग। अब यहाँ पर लिखा हुआ है कि जब किसी वस्तु की कीमत के परिवर्तन के परिणाम स्वरूप या फल स्वरूप उसकी मांग में कोई परिवर्तन ना हो तो ऐसी मांग को पूर्ण बेलोचदार मांग कहते हैं। तो ऐसी मांग को क्या कहते हैं, पूर्णतः बेलोचदार मांग कहते हैं। जैसे अगर हम लोग बात करते हैं कि कीमत में परिवर्तन हुआ है, कीमत देखो ध्यान से कि कीमत जो है सी से कहाँ पर पहुंच गई है, एफ पर। कीमत में देखो यहाँ पर परिवर्तन हुआ है, लेकिन जितनी वस्तुएं हम सी पर मांगते थे, जितनी वस्तुएं हम सी पर मांगते थे उतनी ही वस्तुएं हम एफ पर भी मांगते हैं, उतनी ही वस्तुएं हम एफ पर भी मांगते हैं। यहाँ पर पी लिखा हुआ है, यहाँ पर क्यू लिखा हुआ है, मतलब हम सेम वस्तुएं मांगते हैं। कीमत में भले ही कोई भी परिवर्तन हो, हमें वस्तुएं हम उतनी ही मांगते हैं जितनी हम पहले मांगते थे। जैसे मान लो कि पहले हम 10 रुपये की कीमत थी और अब 5 रुपये की कीमत है, लेकिन फिर भी जब 10 रुपये की वस्तुएं हैं तब हम लोग भी 2 वस्तुएं मांगते हैं, और 5 रुपये की वस्तु है तब भी हम लोग दो वस्तुएं मांगते हैं। तो यहाँ पर इकाई जो लिखा हुआ है कि पूर्णतः बेलोचदार मांग है, ये क्या है, तो पूर्णतः बेलोचदार मांग है। ठीक है, और नेक्स्ट में लिखा हुआ है कि पूर्णतः लोचदार मांग, और नेक्स्ट पॉइंट में लिखा हुआ है 5वां नंबर का पॉइंट लिखा हुआ है कि पूर्णतः लोचदार मांग। अब पूर्णतः लोचदार मांग में जब किसी वस्तु की कीमत में नगण्य परिवर्तन होता है, मतलब कि ना के बराबर, मतलब कि अथवा कीमत स्थिर होने पर भी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है या होता रहता है, तब ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। तो ऐसी वस्तु की मांग को पूर्णतः लोचदार मांग कहा जाता है। ठीक है, यहाँ पर वस्तु की कीमत कितनी है, डी है, और डी वस्तु की कीमत है, पहले थी हमारी ए और वही कीमत है, लेकिन हमारी मांग बढ़कर यहाँ पर बी बिंदु पर पहुँच गई है। तो यहाँ पर देखिए कि मांग में परिवर्तन हुआ है, लेकिन वस्तु की कीमत पहले थी पी और अब है क्यू, लेकिन वस्तु की कीमत में कोई परिवर्तन नहीं है, लेकिन उसकी मांग में अत्यधिक परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार के जो हम बिंदु को कहते हैं पूर्णतः लोचदार मांग। पूर्णतः
पूर्णतः लोचदार मांग, पूर्णतः लोचदार मांग, ये हम लोगों का इसमें हो जाएगा। ठीक है, इसमें क्या हो जाएगा, तो ये हम लोगों का पूर्णतः लोचदार मांग में आ जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने आज की क्लास में क्या क्या जाना, तो हमने सिर्फ आज आप लोगों को यहाँ पर मांग के बारे में, मांग की लोच के बारे में बताया अच्छी तरीके से आप लोगों को, मांग की लोच के बारे में, और मांग की लोच की जो श्रेणियां हैं उनके बारे में मैंने आप लोगों को बताया कि मांग की जो लोच की श्रेणियां हैं वो 5 होती हैं। सापेक्षित लोचदार मांग, ठीक है, दूसरी होती है सापेक्षित बेलोचदार मांग, और तीसरी होती है इकाई लोचदार मांग, और जो चौथी नंबर की श्रेणी होती है वो होती है पूर्णतः बेलोचदार मांग, और नेक्स्ट जो होती है वो होती है पूर्णतः लोचदार मांग। तो आज मैंने आप लोगों को मांग की लोच के बारे में पढ़ाया, मांग की लोच के बारे में। अब अगली क्लास में जो मैं आप लोगों को इकोनॉमिक्स की अगर हम लोग बात करते हैं तो अगली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाऊंगा कि मांग की कीमत लोच का माप। अगर हम लोग बात करते हैं कि मांग की नेक्स्ट क्लास में हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, नेक्स्ट क्लास में हम लोग MCQ भी कराएंगे आप लोगों को, लेकिन मैं आप लोगों को ये भी कराऊंगा कि मांग की कीमत लोच की माप, मांग की कीमत लोच की माप। ठीक है, यहाँ पर हम लोग इस बिंदु पर चर्चा करेंगे और अच्छी तरीके से आप लोगों को पढ़ाएंगे, और इनके MCQ भी आप लोगों को अगली क्लास में, इनके MCQ भी क्वेश्चन भी आप लोगों के सामने लेकर आएंगे। बस आप लोगों से इतनी सी रिक्वेस्ट है कि आप लोग SP एजुकेशन चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जो आप लोगों के काम का है उसको आप लोग ज़रूर देखें और अच्छी तरीके से लाइक और शेयर करें, जिससे मैं आप लोगों का जो परिवार है, हम लोगों का जो परिवार है वो और बड़ा हो सके। तो आज की क्लास के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।